बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 21 आपके बिल्कुल सामने। पेपर है 2011 मई जून वेरिएंट 1-1। द डायग्राम शोज द डिस्पर्जन ऑफ द वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, डिस्पर्जन हो रही है ग्लास प्रिज्म से, हम देख सकते हैं इसको। वाई डज द डिस्पर्जन अकर व्हेन वाइट लाइट एंटर्स द ग्लास। अच्छा, डिस्पर्जन हुई है यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो इसको हम कैप्चर करते हैं। और डिस्पर्जन कहाँ हो रही है? डिस्पर्जन इस आपके पास जो है वो कुछ ऐसा है कि लाइट जब एंटर हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास ये स्प्लिट कर गई है लाइट आपके 7 कलर्स में। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, इस पॉइंट पे जो लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई है। अब ये 7 कलर में स्प्लिट यहीं पे हो गई है। यहाँ पे ये वायलेट था और ये ऊपर रेड चला गया। इसी तरह से नीचे ये वायलेट यहाँ पे आया, रेड यहाँ पे आया। अब ये जो स्प्लिट होना है इसमें किस बात पर डिपेंड करता है? बेसिकली ये आपके पास जैसे ही लाइट एंटर होती है, कलर्स आपके एंटर होते हैं, 7 कलर्स होते हैं बेसिकली आपके पास जो आ रहे होते हैं। ये वायलेट आपके पास, इसमें वायलेट भी होता है और इंडिगो भी होता है, ब्लू भी है आपके पास, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है और रेड भी है। सारे कलर्स होते हैं इसमें। ये रेड आ रहा है ऊपर सबसे और टॉप पे, ये नीचे वायलेट आ रहा है। अब ये वायलेट जैसे एंटर हुआ, लेकिन वायलेट ज़्यादा बैंड हो गया। अगर आप देखें तो वायलेट की बैंडिंग ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू रेड। रेड इतना बैंड नहीं हुआ। तो हम कह भी सकते हैं जो ज़्यादा बैंड हुआ है उसकी स्पीड भी ज़्यादा कम हुई है, और जो इतना बैंड नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा कम बैंड होकर सीधा चला गया है, तो उसकी स्पीड कंपैरेटिवली यानी कि वायलेट से ज़्यादा है। रेड की स्पीड के बारे में बात करें तो प्रिज्म के अंदर। अच्छा, अब इस चीज़ को जहन में रखते हुए हम बाकी ऑप्शंस पे गौर करेंगे। और एक बात जहन में रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास इस पार्ट को बल्कि मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करके अपने पास सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, दिस पार्ट। अच्छा जी, ये पार्ट ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ वहाँ पे पेपर पे। चलते हैं वापस अपने ऑप्शंस की तरफ, तो हम देख लेते हैं। तो वो हमसे क्या कह रहा है? वाई डज द डिस्पर्जन अकर व्हेन द वाइट लाइट एंटर द ग्लास? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट डिक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ द वायलेट लाइट। अब इसके देखें, अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ये रिजेंबल कर रहा है या नहीं कर रहा? उसने पूछा वाई डज डिस्पर्जन अकर व्हेन वाइट लाइट एंटर्स द ग्लास। क्यों डिस्पर्जन हुआ जब वाइट लाइट एंटर द ग्लास हुई? अब वैसे अगर ये स्टेटमेंट देखते हैं, अब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट डिक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ द वाइट लाइट। तो अब स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है? लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है ए ऑप्शन। क्यों ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है? मैं अपने स्क्रीनशॉट को वापस खोल रहा हूँ, इसलिए कि देखें, डिस्पर्जन होने से पहले रेड की जो फ्रीक्वेंसी थी और डिस्पर्जन होने के बाद रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आया। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर की यहाँ पे थी एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, डिस्पर्जन होने से पहले और डिस्पर्जन होने के बाद, यानी कि वायलेट कलर जो आपको प्रिज्म में नज़र आ रहा है, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम फ्रीक्वेंसी थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक हो गया? इसलिए दोनों ऑप्शंस आपके जो हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी के चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट डिक्रीज हो रही है मोर देन दैट ऑफ द वायलेट लाइट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायलेट लाइट डिक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ द रेड लाइट, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया जब वो प्रिज्म में एंटर हुए हैं। स्पीड में चेंज आया है। स्पीड ऑफ द रेड लाइट डिक्रीजेज मोर, बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर चुके हैं और देख भी चुके हैं कि ज़्यादा बैंड कौन हुआ है, वो आपका वायलेट हो रहा है। ज़्यादा बैंडिंग वायलेट की हुई है तो स्पीड भी कम वायलेट की हुई है। द स्पीड ऑफ द वायलेट लाइट डिक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ द रेड लाइट, बिल्कुल ये सही है कि उसकी ज़्यादा स्पीड डिक्रीज हुई है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइट के मुकाबले में। अच्छा, अब ए और बी ऑप्शन में स्टूडेंट्स पता है क्या कर रहे होते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें ना, तो वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वैसे बाय द वे वो रेड कलर से होती ज़्यादा है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चेक करते हैं इस क्वेश्चन को कि वाई डज द डिस्पर्जन अकर व्हेन द वाइट लाइट एंटर द ग्लास, तो यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आ रहे हैं। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो वायलेट की फ्रीक्वेंसी थी एंटर होने से पहले प्रिज्म में और एंटर होने के बाद दोनों जगह पे सेम रही है। इस तरह रेड की फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम इसके स्पेक्ट्रम में कंपैरिजन करते हैं वायलेट की अपनी फ्रीक्वेंसी का रेड की फ्रीक्वेंसी के साथ,
तो वो कह सकते हैं अलबत्ता कि वायलेट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेड। लेकिन बात वो ये कि हमें क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात पूछी जा रही है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने आपको ये करा दिया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। आपके पास है 22. A thin converging lens is used to produce on a screen a focused image of a candle. ठीक है, various focused images are produced on the screen by moving the lens and the screen backwards and forward. Which statement always correct? उसने कहा वेरियस फोकस्ड इमेज जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं स्क्रीन पर। अब स्क्रीन पे इमेज प्रोड्यूस हो रही है बाय मूविंग द लेंस एंड द स्क्रीन बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड। तो द इमेज इज एट द प्रिंसिपल फोकस फोकल पॉइंट विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। इमेज उसने कहा ना वर्ड ऑलवेज, ये देखिए उसने बोल्ड करके उसको बहुत ही क्लियरली बता दिया कि द इमेज इज एट द प्रिंसिपल फोकस फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। देखिए ज़रूरी नहीं है कि फोकल पॉइंट पे ही इमेज बनता हो, उसका इमेज जो बनेगा वो डबल 2 टाइम्स ऑफ द एफ भी बन सकता है, फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पर भी बन सकता है। इसके लिए आप लाइट का जो लेक्चर है मेरा वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। द इमेज इज़ बिगर देन द ऑब्जेक्ट हो भी सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा। इमेज जो है वो आपके पास ज़रूरी नहीं कि बिगर देन ऑब्जेक्ट भी बने, कभी छोटा भी बन सकता है ऑब्जेक्ट से। दोनों केसेस आ सकते हैं क्योंकि आपके पास स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, स्क्रीन पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा कि हमेशा बड़ा ही बने, क्योंकि हमने ऑलवेज के कॉन्टेक्स्ट में चेक करना। द इमेज इज़ क्लोजर टू द लेंस देन द ऑब्जेक्ट इज़। अब ये कहना चाह रहे हैं जो इमेज है वो लेंस के बहुत ही क्लोज बन रहा होगा। ऐसा भी होता है, बनता भी है लेंस के क्लोज भी और लेंस से दूर भी बनता है। तो ये आपका सेंटेंस भी इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई हमेशा वो करेक्ट होगा नहीं। द इमेज इज़ इन्वर्टेड, ये बात बिल्कुल ठीक है। इमेज छोटा हो या बड़ा हो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड। इमेज लेंस से दूर बन रहा हो या करीब बन रहा हो होगा वो हमेशा इन्वर्टेड, ठीक है जी। और इमेज चाहे फोकल पॉइंट पे बन रहा हो या फोकल लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस पर बन रहा हो लेकिन होगा वो इन्वर्टेड। तो ये बात हमेशा करेक्ट होगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 22 राइट ऑप्शन। साउंड ट्रेवल्स बाय द मोशन, विच प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव कॉजेज एकोज। रिफ्लेक्शन, सी फॉर करेक्ट। सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है इकोज, बाकी तो ये कोई प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मीट नहीं करती। A students listen to a machine that makes sounds of the different frequencies. He can only hear one of the sound. वही सुन सकता है जो अल्लाह ताला ने उसकी रेंज दी है, और वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी है, उसकी ऑडिबल रेंज से बाहर चली गई है। सी बिल्कुल पॉसिबल है, तो सी ही करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, जबकि डी आपकी ऑडिबल रेंज से बाहर चली गई है, वो उसको नहीं सुन सकता। ए बी डी को वो नहीं सुन सकता, सिर्फ सी को सुन सकता है। थैंक यू गाइज, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। टेक केयर।